स्वागत है आपका गाइडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो के पूर्व में हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के बारे में विस्तार से समझाया। यहाँ पर हम आज के हमारे इस वीडियो में 1.2 को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्नावली 1 के सारांश की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि संख्या रेखा क्या होती है। इसके बाद हमने संख्या रेखा में सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना था कि ये प्राकृत संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्याओं के बाद हमने देखा था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं के निरूपण के बाद हमने पूर्णांक का अध्ययन किया था कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक के बाद हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने जाना था। तो प्राकृत संख्या क्या होती है या सबसे पहले संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा एक रेखा होती है जिनमें वास्तविक संख्याओं का प्रदर्शन किया जाता है। किसका प्रदर्शन किया जाता है? वास्तविक संख्याओं का प्रदर्शन किया जाता है या वास्तविक संख्याओं का निरूपण किया जाता है। प्राकृत संख्याओं, यदि हम संख्या रेखा की बात करें तो हमारी संख्या रेखा कुछ इस प्रकार होती है जिसके मध्य में शून्य होता है। यदि हम शून्य के दाईं ओर चले तो हमें धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये 1, 2, 3, 4 के आगे भी बहुत सारी अपरिमित संख्याएं प्राप्त होती हैं। इन अपरिमित संख्याओं के समुच्चय को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो हम प्राकृत संख्याओं के सामने क्या लिख लें? 1, 2, 3, 4 और ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं। यदि इन्हीं प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये संख्याएं यदि आगे बढ़े तो इसके समुच्चय को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक में क्या होता है? तो यदि हम इस शून्य के दाईं ओर चलें तो हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या, शून्य और ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को ही हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं डैश 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 ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3 और आगे भी इनकी संख्याएं चलती रहती हैं। देखिए, जब हम इन संख्या रेखा की बात करते हैं, इस संख्या रेखा की बात करते हैं तो इस संख्या रेखा में 0 और 1 के बीच भी बहुत सारी संख्याएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो एक संख्या P/Q के रूप में यदि व्यक्त की जा सकती है तो हम उसे परिमेय संख्या कहेंगे। किंतु यहाँ पर P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। चलिए, तो हमने ये सब पिछली कक्षाओं में हमने इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज की जो हमारी कक्षा है वो इसी संख्या रेखा को आगे बढ़ाती है और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय संख्याओं के आगे भी कोई संख्याएं हैं क्या। तो देखिए, जब हम ये संख्या रेखा की बात करते हैं तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये हो गया 2। इस 1 और 2 के बीच में हमने पढ़ा था कि अपरिमित परिमेय संख्याएं मौजूद होती हैं और इन परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। परंतु इन संख्याओं के बीच
इन संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या के अलावा भी कुछ और संख्याएं मौजूद होती हैं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन संख्याओं को ही अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या शामिल है। तो ये कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है। पिछले अनुच्छेद में देखा था कि संख्या रेखा पर कुछ ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती। ठीक है, और हम अब इन संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो संख्या P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है हम उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और जो संख्या P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हम उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में मूल अंतर क्या है हम इसे आगे जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर आपको एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, जिनका नाम क्या है? तो जिनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस एक महान दार्शनिक और गणितज्ञ थे और इनका जन्म यूनान के एक शहर सामोस में हुआ था। इनके जन्म की कोई निश्चित तिथि तो ज्ञात नहीं है, फिर भी इनका जन्म 569 ईसा पूर्व से माना जाता है और इनकी मृत्यु 489 से 490 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। हमने आपको अभी बताया कि इनके जन्म और मृत्यु की कोई निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। ठीक, अब ये किस बात के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो आपने इनके एक प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, जिस प्रमेय का शीर्षक इनके नाम पर है, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? तो पाइथागोरस का प्रमेय कुछ इस प्रकार है कि प्रत्येक समकोण त्रिभुज के लिए, ये समकोण त्रिभुज आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण आंतरित होता है। तो प्रत्येक समकोण त्रिभुज के लिए ये यदि लंब हो, ये आधार हो, तो इनका जो आंकिक मान है, इनके वर्गों का योग, इन दोनों लंब और आधार को मिलाने वाली सीधी रेखा, जिसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण के वर्ग के बराबर होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। पाइथागोरस का प्रमेय प्रत्येक समकोण त्रिभुज के लिए लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का जो योग है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इनकी प्रसिद्धि केवल इस बात के लिए भी नहीं है कि इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय का लिखा। इन्हें यूनान में संख्याओं के जनक के रूप में जाना जाता है। संख्याओं के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये थेल्स, जो कि महान गणितज्ञ थे, उनके समकालीन थे। इनके पश्चात और इनके आसपास ही एक महान दार्शनिक अरस्तु भी हुई, जिन्होंने अपने जीव विज्ञान के ज्ञान से
पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में देखिए कि लगभग 400 ईसा पूर्व ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों, इनके जो शिष्य थे, इनके जो स्टूडेंट थे, उन्होंने कुछ संख्याओं के बारे में पता लगाया जिन्हें निश्चित रूप से P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। इन संख्याओं को इन्हें अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर कहा। ठीक, क्योंकि क्या कारण दिया इन्होंने इसके पहले? क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता था। देखिए, यहाँ पर एनसीईआरटी ने एक बात को क्या है हाईलाइटेड करने का प्रयास किया, जो हैं पाइथागोरस के एक अनुयायी हिप्पॉक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हिप्पॉक्स ने ही संभवतः ये पता लगाया कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं और इन्हें पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। इन्होंने ये जानकारी पाइथागोरस के साथ साझा की, तो उन्हें यानी पाइथागोरस को ये बात पसंद नहीं आई। उसके बाद हिप्पॉक्स का जो अंत है वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उनका ये दुर्भाग्यपूर्ण अंत के मुख्य कारण कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर दो बातों को आपको जानना चाहिए। एक तो ये बात भी हो सकती है कि उन्होंने कर्णी 2 को एक अपरिमेय संख्या है इसके बारे में पाइथागोरस को बताया, या इस खोज के बारे में उन्होंने बाहरी दुनिया को बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट है परिभाषा। हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया कि वास्तव में अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो औपचारिक परिभाषा क्या है यहाँ पर? तो कोई संख्या s को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे यदि उसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। क्लियर है? कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। चलिए, नेक्स्ट क्या है? अब देखिए कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1/2 जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं एक परिमेय संख्या है। किंतु यदि एक संख्या हो कर्णी 2 जिसका मान क्या होगा? 1.414141, इस प्रकार से इसकी संख्या आगे बढ़ती जाती है, तो ये संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार कर्णी 3, कर्णी 15, पाई और इस प्रकार की संख्या जो कि निरंतर दशमलव के आगे बढ़ती जाती है वे अपरिमेय संख्याओं में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई के अतिरिक्त भी कुछ एग्जाम्पल पाइथागोरस के शिष्यों ने के द्वारा या उनके अनुयायियों के द्वारा सिद्ध किया, जिनमें क्या क्या थे? कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 6, 7, कर्णी 10, कर्णी 11, कर्णी 12, 13, कर्णी 14, कर्णी 15, कर्णी 17। ये सभी कैसी हैं? अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि ये अपरिमेय संख्या किस प्रकार से होंगी। हम इसकी चर्चा कहाँ पर करेंगे? कक्षा 10 में करेंगे। यहाँ पर देखिए कि यदि हम इन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में व्यक्त करना चाहें, ये संख्या रेखा में यदि हम इसे प्रदर्शित करना चाहें तो इनकी स्थितियां कहाँ होंगी, इसके बारे में दो वैज्ञानिक केंटर और डेंडेकिन ने एक विधि से क्या किया? इन्होंने सिद्ध किया। ये वास्तविक संख्या क्या है?
ये वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं। हमने अभी पढ़ा प्राकृत संख्या क्या होती है, हमने अभी पढ़ा पूर्ण संख्या क्या होती है, इसके बाद हमने पूर्णांक भी देखा, परिमेय भी देखा और अपरिमेय भी देखा। यदि इन सब संख्याओं को एक थैले में रख लिया जाए तो इस थैले को या अब इन सब संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं या रियल नंबर आर कहते हैं, और इनके समुच्चय को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में पूर्णांक शामिल होते हैं, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या शामिल होती है, ठीक। और हमने इसके पहले संख्या रेखा की परिभाषा पढ़ी थी, क्या थी कि संख्या रेखा वह रेखा है जिसमें वास्तविक संख्याओं को अद्वितीय रूप से निरूपित किया जा सकता है। तो यही चीज है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है, ठीक। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्या है, वही चीज कि अभी हमने देखा कि यदि आपको संख्या रेखा में एक किसी अपरिमेय संख्या को व्यक्त करना है तो इसके लिए केंटर और डेंडेकिन ने एक भिन्न भिन्न विधियों से क्या किया, सिद्ध किया और संख्या रेखा में इनके वास्तविक मान को प्रदर्शित किया कि इनके लिए कौन सा बिंदु संगत होगा, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं कि उन्होंने किस विधि के चर्चा की या किस विधि से सिद्ध किया। चलिए अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आइए और देखिए उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है संख्या रेखा पर कर्णी 2 के स्थान का निर्धारण कीजिए। कर्णी 2 क्या है, तो कर्णी 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस संख्या रेखा में इसके स्थान का निर्धारण कैसे करेंगे कि ये कहाँ है, ठीक। तो हम इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। देखिए किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा में व्यक्त किस प्रकार से करना है, इसके लिए आप सबसे पहले उस अपरिमेय संख्या को उठाइए और उसका वर्ग प्राप्त कर लीजिए। वर्ग प्राप्त करने पर इसका मान कितना आएगा, 2। और अब देखिए ये जो 2 है, इसका जो वर्ग का जो मान है वो किसके योग के बराबर है, किन संख्याओं के योग के बराबर है, और हमें उन संख्याओं के वर्ग मिल पाएंगे। जैसे कि यदि हम देखें कि ये 1 और 1 के बराबर है, 1 और 1 के योग के बराबर है, तो हम इसे लिख सकते हैं कर्णी 2 का वर्ग, 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, और इस 1 को भी लिख सकते हैं 1 का वर्ग। तो देखिए हम यदि इसे लिख दें पाइथागोरस के प्रमेय से कि ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार, तो लंब का वर्ग भी है और आधार का वर्ग भी है। अब यदि हम इसे समकोण त्रिभुज के रूप में निरूपित करें तो देखिए ये यदि शून्य, ये शून्य है, तो यहां से हम यदि आधार को 1 इकाई ले लें और इस 1 के ऊपर 1 इकाई जितना लंबा ये है उतना ही लंबाई का एक मात्रक यहाँ पर ले लें, तो हमें ये लंब और ये आधार प्राप्त होता है। तो कर्ण क्या होगा, ये मान होगा, कर्ण मान कौन सा होगा, ये मान कर्ण हो गया। इसकी माप कितनी होगी, इसकी माप होगी कर्णी 2, इसकी माप 1 है, इसकी माप 1 है।
अब आप क्या करेंगे कि आप अपना परकाल उठाएंगे और परकाल की नोक को यहाँ पर रखेंगे और शीश लगे सिरे को यहाँ पर रखेंगे और इसको त्रिज्या मानते हुए यानी कर्ण को त्रिज्या मानते हुए एक क्या कर लेंगे, चाप काट देंगे। जहां पर आपके चाप संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करेगा वही स्थिति कर्णी 2 को प्रदर्शित करेगी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया? चलिए, यदि नहीं आया तो हम अगले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक, हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है कि हमारा अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 4, जिसमें कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर कर्णी 3 के स्थान का निर्धारण करना है। फिर से मैं क्या बोलूँगा कि किसका निर्धारण करना है, कर्णी 3 का। हमें क्या करना है, इसके वर्ग करना है। वर्ग करने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, 3। 3 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 बराबर 2 धन 1, या 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कर्णी 3 का वर्ग, 2 को लिख सकते हैं कर्णी 2 का वर्ग और 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग। यानी ये यदि कर्ण है तो ये क्या होगा, लंब होगा और ये होगा आधार। तो कर्ण का वर्ग है, लंब का वर्ग है, आधार का वर्ग है। लंब कितना प्राप्त हुआ, लंब प्राप्त हुआ कर्णी 2। आधार कितना प्राप्त हुआ, आधार प्राप्त हुआ 1। ठीक, तो देखिए ये हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में हमने सबसे पहले क्या किया, शून्य को दे लिखा। शून्य के बाद हमने बराबर दूरी पर क्या किया, 1 इकाई लिया, 2 इकाई लिया, 3 लिया। ठीक है, इसके बाद हमने अभी देखिए कर्णी 2 को प्रदर्शित किया था। क्या कर्णी 2 को प्रदर्शित किस प्रकार से किया था, किस प्रकार से किया था कि हमने आधार कितना माना, 1, लंब कितना माना, 1, तो इसका कर्ण कितना निकला, कर्णी 2। इसके बाद हमने परकाल से क्या किया, चाप काटा, तो हमें बिंदु P प्राप्त हो गया। ये P कर्णी 2 को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, कर्णी 2 को प्रदर्शित करता है। या ये लंबाई भी कर्णी 2 को प्रदर्शित करती है। यदि हम समकोण त्रिभुज के रूप में इसको आधार मानते हुए हम क्या कर लें, 1 इकाई का लंब और ले लें, तो ये दूरी हमें कितनी प्राप्त होगी, कर्णी 3 प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही कर्णी 3 प्राप्त होगी, इसे हम केंद्र मानते हुए OD की त्रिज्या लेते हुए हम संख्या रेखा पर क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। तो हमें एक बिंदु Q मिलेगा और यही बिंदु Q कर्णी 3 को निरूपित करेगा। हम आ जाते हैं हमारी प्रश्नावली। ठीक है, चलिए, तो प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है, इत्मीनान से आपको प्रश्न पढ़ना है और समझते हुए चलना है। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न क्या है भाई, पहला कथन क्या है, पहला कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि हमने वास्तविक संख्याओं में क्या क्या शामिल किया था, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या शामिल किया था। तो वास्तविक संख्याओं में हमने शामिल किया था प्राकृत संख्या को, पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को, परिमेय को और अपरिमेय को। यानी हमारा जो कथन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होंगी। जी हाँ, बिल्कुल। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है
कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। कथन को आप अच्छे से पढ़ें। क्या कह रहा है कथन? कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ये है हमारी संख्या रेखा। 1 मिनट। ये है हमारी संख्या रेखा। एम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है यानी ये 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब इस एम के कर्णी एम एक रूप क्या है? कर्णी एम। तो हम इसको क्या लिखते हैं? कर्णी 1, कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4, कर्णी 5 लिख सकते हैं। इधर देखिए, इसका जो मान है वो तो 2 प्राप्त हो गया, इसका मान 1.414 प्राप्त हो गया, इसका मान 1 प्राप्त हो गया, इसका मान 1.732 प्राप्त हो गया। किंतु यदि हम संख्या रेखा में ऋण 1 की बात करें तो क्या कोई मान हमें ऋण 1 प्राप्त होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। कोई भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता। अतः हम बोलेंगे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप में नहीं होता। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यह इसी को फिर से एक बार लिख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का जो हल है उसको लिख लेते हैं कि वास्तविक संख्या में क्या क्या शामिल होती है। वास्तविक संख्या में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय व अपरिमेय शामिल होती है। अब देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी क्या? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक भी तो होती है, तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु एक को किया जा सकता है। यदि 0 की बात करें हम तो 0 को भी 0/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही हम यदि पूर्णांक की बात करें तो ऋण 5 को भी ऋण 5/1 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो पहले का आंसर क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, तो सही है भाई। दूसरा क्या है? दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी एम के रूप में होता है, जहां एम के एक प्राकृत संख्या है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। और तीसरा, ये कथन भी क्या है? असत्य है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस शब्द पर जोर दे रहा हूं। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4 और आगे की संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, चलिए हम वर्गमूल ले लेते हैं।
इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल भी 1 होगा, 2 का वर्गमूल 1.414 और आगे भी 3 का वर्गमूल 1.732 और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए ये परिमेय संख्या है क्या? तो ये अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। मैं यहां पर IR लिख दे रहा हूं। ये क्या है? ये है पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक। ये भी क्या है? पूर्णांक। अब कथन पढ़िए फिर से। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये देखिए, ये तो पूर्णांक आ गया, ये भी पूर्णांक आ गया। इसका मतलब है कि यहां पर क्या लिखा जाएगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण आप दे दीजिए कि कर्णी 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होता है, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए इसको किस प्रकार निरूपित किया जाएगा भाई? तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये है हमारी संख्या रेखा। यहां पर हम ले लेते हैं 0, यहां पर ले लेते हैं 1, यहां पर लिख लेते हैं 2, यहां पर लिख लेते हैं 3 और संख्या रेखा आगे बढ़ती जाती है। हमें किसका निरूपण करना है? 5 का। तो हम क्या कर लें? इसका वर्ग प्राप्त कर लें। इसका वर्ग कितना आएगा? 5। 5 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 4 घन 1 के रूप में। तो हम 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर से हम उसको लौटा देते हैं उसकी वैल्यू को, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग। अब देखिए यदि हम इस शून्य से बात करें, शून्य से इस आधार को 2 इकाई ले लें और लंब को ले लें 1 इकाई, तो इसका जो विकर्ण है वो कितना प्राप्त होगा? इसका जो कर्ण है उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी? कर्णी 5। इसका आधार कितना है? 2 है, इसका लंब कितना है? 1 है। अब यदि जो हमें ये शीर्ष प्राप्त हुआ, हम इसको नाम दे दें P, तो OP की लंबाई का चाप यदि हम संख्या रेखा पर काट देते हैं, कहाँ पर काट दें? संख्या रेखा पर काट दें, तो जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है वही प्रतिच्छेद बिंदु कर्णी 5 को निरूपित करता है। क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि कक्षा के लिए, तो यहाँ पर आपको इसको स्वयं करना होगा। यदि आपसे ये नहीं बनता है तो हम आपको ऑफलाइन कक्षा में डिटेल से विस्तृत रूप से इसे समझा देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 1.3 के साथ पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, और वहां पर जानने का प्रयास करेंगे कि परिमेय और अपरिमेय के बीच मूलभूत अंतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।